Welcome to the channel People Teacher. Today we are going to discuss about the marathon series of the BCom Honors first semester, and we start from the Foreign Trade of India subject. Here the first unit of Foreign Trade of India. Unit first is trade. Today we will discuss about what is trade. Trade is a basic economic concept that involves buying and selling of goods and services, which can take place within the country or between the countries. Then we will discuss about what are the types of trade. दो टाइप के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपका वो ट्रेड होता है जिसमें आप गुड्स को खरीदते हो और बेचते हो विद इन द कंट्रीज़, मतलब यानी कि एक कंट्री के अंदर जब आप गुड्स को खरीदते हो और गुड को बेचते हो तो वो आपका इंटरनल ट्रेड कहलाता है। और इंटरनल ट्रेड में आपके कोई भी बैरियर्स नहीं होते, यानी कि कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है और उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए उन्हें हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है। देन टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, टू टाइप्स होते हैं इंटरनल ट्रेड के, होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड आपका जो होता है उसमें हम गुड्स को खरीदते हैं एक लार्ज क्वांटिटी में एंड देन उसको हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ में इंटरमीडियरीज को बेच देते हैं। और जो हमारा रिटेल ट्रेड होता है उसमें हम डायरेक्टली गुड्स को बेचते हैं कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में। देन हमारे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ट्रेड। प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल गुड्स। हमारा पहला जो एडवांटेज है वो है प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल गुड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो गुड्स होते हैं इंटरनल ट्रेड में हमें बहुत ही चीपर रेट पे मिल जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं होती हैं जो कि इनके जो गुड्स का जो वैल्यू है उसको बढ़ाती नहीं है, और इसीलिए हमें ये चीपर रेट पे मिलते हैं। देन आता है लेस कॉम्पिटिशन। As you very well know that we are talking about internal trade. Internal trade मतलब विद इन द कंट्री। सो यहाँ पे बहुत ही लेस कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारी एंट्री नहीं होती है फॉरेन प्लेयर्स की डोमेस्टिक मार्केट में, इसीलिए बहुत लेस कॉम्पिटिशन होता है डोमेस्टिक मार्केट के लोगों के बीच में। देन नो ट्रेड बैरियर, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होता है, लाइक कोई भी टैक्सेस नहीं होते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ नहीं होती हैं। देन लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। जैसे कि इंटरनल ट्रेड में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंट्री के अंदर ही होता है, तो इसीलिए जो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंटरनल ट्रेड में जैसे कि अगर आपकी लार्ज नंबर ऑफ जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगर बढ़ानी है विद इन द कंट्री, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डोमेस्टिक फर्म्स बढ़ती हैं तो वैसे ही हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है, और जब मैन पावर रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो होती है वो जनरेट होती है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स होते हैं लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी वेरी वेल नो अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब लैंड, लेबर, कैपिटल ईजिली जब मूव हो सकते हैं विद इन द कंट्री तो वो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर होता है। देन प्रमोट सेल्फ रिलायंस। अगर एक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है अपने डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने में, इट मीन्स दैट उस कंट्री को किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, और देन वो एक कंट्री सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाती है। तो ये है प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस। देन आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है लिमिटेड चॉइसेस। हम जानते हैं कि इंटरनल ट्रेड का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो भी हमें अवेलेबल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी कंट्री प्रोड्यूस कर पा रही है, सिर्फ हमें वही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड चॉइस होती है हमारे पास कि हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को ही यूज़ कर सकते हैं और वही प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हो पाते हैं हमारी मार्केट में। लाइक हम फॉरेन मार्केट्स में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को ख़रीद नहीं सकते हैं। नो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे मतलब रिसोर्सेज की शेयरिंग नहीं होती है। लाइक अगर हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो रही है या फिर हम रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है तो हम किसी और कंट्री से रिसोर्सेज नहीं ले सकते। सो नो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है। देन लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। डोमेस्टिक फर्म्स जो होती हैं वह उनमें लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फंड्स का शॉर्टेज पड़ जाता है।
सो इसी वजह से जो हमारे लेबर्स होते हैं वो स्किल्ड नहीं होते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो इसीलिए लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन प्रोडक्ट्स, उनसे थोड़े से लो क्वालिटी वाले होते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसीज, जब एमरजेंसी का टाइम होता है तो हमें डिफ़िकल्टी पड़ती है कि हम किसी और कंट्री से हेल्प नहीं ले पाते हैं, लाइक एट द टाइम ऑफ स्कार्सिटी या फ्लड, फैमिन, तो हम ये सारी चीज़ें हम लोग को फेस करनी पड़ती है। देन नो फॉरेन अर्निंग आता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड आपका वो ट्रेड है जो कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में होता है, लाइक बिटवीन द कंट्रीज़ होता है। हमने देखा कि इंटरनल ट्रेड जो है वो विद इन द कंट्री है, लाइक आप कंट्री के अंदर जो ट्रेड करते हो उसको इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, और कंट्री के बाहर जाके जो आप ट्रेड करते हो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आता है। 3 टाइप्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इम्पोर्ट वो होता है जहाँ पे आप, जो कंट्री होती है वो परचेज़ करती है गुड या सर्विसेज को दूसरी कंट्री से, उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपका वो प्रोसीजर होता है जहाँ पे कंट्रीज़ गुड और सर्विसेज को सेल करती है, बेचती है दूसरी कंट्री को, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। देन री एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट को री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। ये एक वो प्रोसीजर है जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, लाइक आप पहले चीज़ों को इम्पोर्ट करते हो एक कंट्री से, एंड देन उसमें अपने कुछ टैक्सेस या अपने कुछ वैल्यू को ऐड करके आप उसे एक्सपोर्ट करते हो दूसरी कंट्री को, तो वही आपका एंट्री पोर्ट होता है। देन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या नीड होती है इंटरनेशनल ट्रेड की। जब हमारी कंट्रीज़ के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को लोगों की फुलफ़िल कर सकें, तब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। देन आपके एडवांटेजेस आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। फर्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड हमें हेल्प करता है कंट्रीज़ को कि वो अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर सकें। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ये कंसंट्रेट करती हैं प्रोडक्शन करने पे, कि वो अपने रिसोर्सेज से कितना बेस्ट एक गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ दैट रिसोर्सेज। तो ये है कि हमें हमारे रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, लाइक हर एक टाइप ऑफ गुड की आपको अवेलेबिलिटी होती है। एक कंट्री जो है वो ऑब्टेन करती है गुड को विच इट कांट प्रोड्यूस, जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, विच इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग ड्यू टू हायर कॉस्ट बाय इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एट लोअर कॉस्ट। इट मीन्स अगर एक कंट्री डोमेस्टिक डिमांड यानी कि अपनी कंट्री की डिमांड को जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, या तो उनके रिसोर्सेज कम पड़ रहे होंगे, या फिर अगर वो अपनी कंट्री में बनाएंगे तो हो सकता है उसकी कॉस्ट उन्हें ज़्यादा पड़ रही हो, तो वो क्या करते हैं, गुड को एक्सपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहते हैं, जिससे उन्हें कम कॉस्ट पड़ती है। देन आपका स्पेशलाइजेशन आता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू फेस नेचुरल कैलामिटीज़। डिसएडवांटेजेस आते हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड के। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उन्हें डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो यही हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है। देन पॉलिटिकल डिपेंडेंस भी होता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो इनकरेज करता है कि इट इम्पेयर्स इंडिपेंडेंस विद इंडेंजर्स पॉलिटिकल डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड अल्टीमेटली रूल ओवर इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट मीन्स लाइक अगर बाहर से अगर आपकी कंट्री में अगर मार्केट्स आती हैं, फॉरेन मार्केट्स, तो वो आती तो ट्रेड करने के लिए ही हैं, ट्रेड के पर्पज़ से, बट आफ्टर सम टाइम वो जो डोमेस्टिक मार्केट होती है, जो डोमेस्टिक डिमांड होती है लोगों की, जो डोमेस्टिक मार्केट्स होती हैं, उन्हें वो दबा देती हैं, तो उनके ऊपर वो अपना कंट्रोल बनाने लगती हैं, और इसी को हम पॉलिटिकल डिपेंडेंस कहते हैं। देन मिस यूटिलाइजेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि बहुत ही हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक कंट्री को, जिसमें आपके शॉर्टर पड़ जाते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज।
देन इम्पोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स, हम हार्मफुल गुड्स को इम्पोर्ट करने लगते हैं जो कि एक की वेलबींग को, एक की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर दे सकता है। स्टोरेज ऑफ गुड्स, समटाइम्स जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं कंट्री की वो एंड इन शॉर्ट सप्लाई आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सो हाँ, स्टोरेज ऑफ फूड गुड्स भी होता है जो कि डेंजर होता है इंटरनेशनल पीस के लिए। वर्ल्ड वार होती है इन सब चीज़ों से, हार्डशिप इन टाइम्स ऑफ वार्स, काफ़ी हमें महंगा पड़ जाता है वॉर के टाइम पे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी मोस्ट क्वेश्चन आता है आपका, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को दो टाइप्स में बांटा गया है, क्लासिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज में आपकी 4 थ्योरीज आती हैं, मर्केंटिलिज्म एम थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। जो आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी है ये बेसिकली डिपेंड करती है आपकी कि आप पहले के टाइम पे हम ट्रेड करते थे गोल्ड और कॉइन्स में, तो यही है आपके मर्केंटिलिज्म थ्योरी में आप गोल्ड और कॉइन से आप ट्रेड करते थे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है ये पहली थ्योरी है जिसने ट्रेड को इंडिकेट करा, लाइक हमें ट्रेड करना चाहिए। सो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपकी दी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने अपनी बुक में एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अपनी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में बताया। एडम स्मिथ का कहना था कि एक कंट्री को वही गुड प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उन्हें एब्सोल्यूट एडवांटेज मिले, लाइक जिसमें उन्हें प्रॉफिट मिले। देन उनका ये कहना था एक कंट्री को वही गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिसमें उनके लेबर्स को स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। लाइक अगर आपके लेबर को नॉलेज ही नहीं है कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता है उस चीज़ से। तो उनका ये कहना था कि आप वही गुड प्रोड्यूस करो जिसमें आपके लेबर स्पेशलाइज्ड हो, जिसमें आपको लोअर कॉस्ट लगे एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस और कंट्री। ओके, देन इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, एडम स्मिथ ने सिर्फ लेबर को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना। देन जो प्राइस है 2 कमोडिटीज़ का वो लेबर कॉस्ट पे डिपेंड करता है। जितने भी लेबर्स हैं वो होमोजेनस थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है परफेक्टली मोबाइल है कंट्रीज़ के बीच में एंड इमोबाइल है बिटवीन द कंट्रीज़। फ्री ट्रेड विदाउट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज़ अनचेंज्ड। देन क्रिटिसिज्म आता है, इन्होंने सिर्फ लेबर को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना। एज वी ऑल नो दैट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम लेबर वर्क करते हैं आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को नेग्लेक्ट किया गया। देन वी विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरी है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट को डेविड रिकार्डो ने दिया था 1817 में। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो उनका ये कहना था कि 2 कंट्रीज़ को सिमिलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए और तब वो देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर वे में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो चीज़ इन्होंने इसमें बताया, एक कंपैरिजन करा इन्होंने एक सिमिलर प्रोडक्ट को लेके 2 कंट्रीज़ के बीच में। देन इसके कुछ अजम्पशंस आते हैं। हेयर इज़ द ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लेबर। Labor is homogeneous. Labor is perfectly mobile in a country but immobile between countries. There exists free trade, no transportation cost, free trade from government control, etc. Then criticisms आते हैं। रिकार्डो ने ये अज्यूम करा कि 2 कंट्रीज़ होंगी, 2 कमोडिटीज़ होंगी और एक सिंगल फैक्टर मॉडल होगा, जो कि पूरा ही अनरियलिस्टिक था क्योंकि हम सब जानते हैं कि रियलिटी में देयर आर 180 कंट्रीज़ और जो कैलकुलेशन है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का वो इतना इजी नहीं है जितना रिकार्डो ने बताया अपनी थ्योरी में। कोई भी प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं था थ्योरी का। रिकार्डो ने अज्यूम करा सिर्फ लेबर को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट वी वेरी वेल नो दैट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच अलॉन्ग विद लेबर वो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देन उन्होंने ये अज्यूम किया था कि जो लेबर यूनिट्स हैं वो होमोजेनस हैं, लेकिन रियलिटी में हम सब जानते हैं कि एक लेबर की एफिशिएंसी डिफरेंट होती है दूसरे लेबर से। देन ही अज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट बट इन रियल वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट।
Then we will talk about the next theory, the opportunity cost theory. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी आपकी propounded by है हेबर्लर एंड ओलिन ने दिया है, और ये आप कह सकते हैं कि ये एक ओवरकम है जो कि रिकार्डियन थ्योरी के जो भी शॉर्टकम्स थे, जो भी उनको इन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अंदर बताया है। अकॉर्डिंग टू हेबर्लर्स नोशन, वो ये कहते हैं इफ़ अ गिवन अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन प्रोड्यूस आइदर 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी से वीट और 1 यूनिट ऑफ राइस, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ वीट इज द सैक्रिफाइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ राइस। इट मीन्स कि अगर आप 1 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर 1 यूनिट ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप 1 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 यूनिट ऑफ राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ इन्होंने अपने थ्योरी में बताया है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, वो है हमारा मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो मॉडर्न थ्योरी है वो बर्टिल ओलिन ने दी है, एंड ओलिन ये कहते हैं कि हमें एक सेपरेट थ्योरी नहीं चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। देन हेक्शस ओलिन थ्योरी that makes an attempt to go deeply into the cause that led to differences in comparative cost advantage due to which international trade take place amongst countries. The HO theory is based on the concept that international trade between two countries take place because different countries have different factor endowment. उनका ये कहना था कि international trade countries के बीच में तभी होता है जब हर एक country के अपने अलग अलग factors of production होते हैं। कुछ assumptions हैं थ्योरी के। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैव फुल्ली एम्प्लॉयड द रिसोर्सेज, क्वालिटीज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, एंड एक्सेट्रा। देन वी विल टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म। दिस थ्योरी इज स्टैटिक इन नेचर. It fails to explain how the economy would get affected if there is a change in production condition. इनका ये था कि जो थ्योरी थी वो तो स्टैटिक थी नेचर में, लेकिन वो ये नहीं बता पाया अपनी थ्योरी में कि अगर कोई भी चेंज आता है प्रोडक्शन में तो मतलब हम कैसे उस चीज़ से डील करेंगे। थ्योरी जो थी वो अनरियलिस्टिक थी, लाइक रियल अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं थी। देन वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज पे आपकी पहली थ्योरी आती है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी आपकी डेवलप करी गई है स्वीडिश इकोनॉमिस्ट स्टेफन लिंडर इन 1961। ये थ्योरी जो है वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब इसमें ये है कि आप उसके नेम से ही जान पा रहे हो दैट कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, लाइक जो भी ट्रेड होगा वो कंट्री की सिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड होगा। आप कह सकते हैं कि अगर एक कंट्री कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी उनका रिलीजन, जो भी उनका कस्टम है, अगर एक कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशंस कस्टम्स हैं और वो दूसरी कंट्री से मैच करते हैं तभी वो दो कंट्रीज ट्रेड करती हैं। अगर उनकी लैंग्वेज वो सेम है तो वो ट्रेड करते हैं। अगर उनका स्टेट ऑफ डेवलपमेंट अगर वो सेम है तब वो ट्रेड करते हैं। और अगर उनमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इश्यूज सेम हैं तब वो ट्रेड करते हैं। तो आप एक कह सकते हैं कि कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि एक कंट्री की सिमिलैरिटी दूसरी कंट्री की सिमिलैरिटी पे डिपेंड करती है और उसी पे इनका ट्रेड होता है। देन आता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इस थ्योरी में हम बताते हैं कि एक प्रोडक्ट कैसे पहले बनता है, फिर उसकी कैसे डिमांड राइज होती है एंड देन उसकी डिमांड कैसे फॉल हो जाती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो है वो आपका प्रोपाउंडेड बाय रेमंड वर्नन इन 1966। रेमंड वर्नन ने आपकी इस थ्योरी को दिया है। ये थ्योरी आपकी इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग में यूज्ड होती है। ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है आपके स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। According to Vernon, a product passes through various stages before it is exposed in international market. वर्नन का ये कहना था कि जब एक प्रोडक्ट बनता है तो वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है जब वो एक इंटरनेशनल मार्केट में पास होता है उससे पहले। स्टेज 1 आती है आपकी न्यू प्रोडक्ट स्टेज, लाइक जहाँ पे वो पहले बनता है। इनोवेटिव प्रोडक्ट बहुत ही नया प्रोडक्ट होता है, होम कंट्री में उसको बनाया जाता है।
प्राइस उसका कोई वेपन नहीं होता, लाइक प्राइस के बेसिस पे वो नहीं, पहले हम प्राइस को कम ही रखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाए, और जो कंट्री उसे बनाती है उसे हम नेट एक्सपोर्टर कहते हैं। पायोनियर कंट्री वो कंट्री होती है जो कि उस प्रोडक्ट को बनाएगी। देन स्टेज 2 आता है आपका मैच्योरिंग प्रोडक्ट स्टेज, यहाँ जहाँ पे वो जो प्रोडक्ट होता है वो डेवलप कंट्रीज़ में जाके आपका जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है, डेवलप कंट्री जो होता है वहाँ पे प्रोडक्शन होने लगता है इस चीज़ का। स्टेज 3 आपकी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज होती है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट जो है वो कॉमन हो जाता है। प्राइस जो होता है वो कॉम्पिटिटिव वेपन बन जाता है आपका, कि आप प्राइस के बेसिस पे ही दिन ट्रेड करने लगते हो, और पायोनियर कंट्री यानी कि जो कंट्री उस चीज़ को बनाती है वो नेट इम्पोर्टर बन जाती है। देन वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरी है जो कि पॉल क्रुगमैन एंड के लिंकास्टर ने दी है 1980 में। इस थ्योरी को हम न्यू ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं। ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है कि कैसे एमएनसीज and their effort to gain a competitive advantage against other global firms, कैसे MNCs जो होती हैं वो वर्क करती हैं कि वो अदर जो भी आपकी मार्केट्स हैं ग्लोबल फर्म, उनसे वो कैसे compete करें। एक प्रोडक्ट तभी अपनी एक जगह बना पाता है ग्लोबल फर्म में, ग्लोबल लेवल पे, जब उसकी क्वालिटी जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है दूसरे के प्रोडक्ट से। देन कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है अगर आपको ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करना है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यूनिक बिजनेस प्रोसेस, द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। देन आता है आपका पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। इट इज़ प्रपाउंडेड बाय मिकल पोर्टर इन 1990। मिकल पोर्टर ने इसको 1990 में दिया है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। एक नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बेस्ड करता है कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज टू इनोवेट एंड अपग्रेड। एक नेशन कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करता है वो इस थ्योरी में बताया गया है, और अगर एक नेशन को ये एडवांटेज गेन करना है तो वो डिपेंड करेगा कैसे वहाँ की इंडस्ट्रीज़ अपने आप को दिन ब दिन इनोवेट कर रही हैं, लाइक कैसे जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स में चेंजेस आ रहे हैं, वो उन पे अगर ध्यान दे लें तो वो गेन कर सकती है। 4 डिटर्मिनेंट्स होते हैं इसके: सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, मार्केट डिमांड कंडीशन, फर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। दिस थ्योरी इज ऑल्सो रिफर टू एज पोर्टर्स डायमंड। इसको पोर्टर्स डायमंड भी कहते हैं। देन पोर्टर्स डायमंड में 4 इंडस्ट्रीज आती है: रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, डिमांड कंडीशन, फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, फैक्टर एंडाउमेंट। Then we will discuss about the next question. What is the difference between internal and the international trade? अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसमें बेसिस ज़रूर दिखाना पड़ेगा। पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंसेस क्या होता है। देन करेंसी एक्सचेंज, इंटरनल ट्रेड में आपकी करेंसी एक्सचेंज नहीं होता है क्योंकि जो ट्रेड होता है वो विद इन द कंट्री ही होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी एक्सचेंज होता है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रेड करते हो। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंटरनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस होती है और इंटरनेशनल ट्रेड में वो कॉस्ट ज़्यादा होती है। गुड्स ट्रेडेड, सिर्फ वही गुड्स इंटरनल ट्रेड में आप बेच सकते हो या ख़रीद सकते हो जो कि आपकी कंट्री में अवेलेबल होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड पे आप ग्लोबल लेवल पे करते हो तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। देन आपका आता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। इंटरनल ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, बट इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। देन आपका रिस्क आता है कंट्रीज इन्वॉल्व, पॉलिसीज़, हेट्रोजीनियस कस्टमर्स, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, nationality of buyers and sellers, nationality of other stakeholders.
आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट में पहला टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एंड एनालिसिस। तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड क्या होता है इसको समझेंगे। इंडिया हैज़ विटनेस्ड सी चेंज इन द टर्म ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन द लास्ट 7 डिकेड्स। तो लास्ट 7 डिकेड से इंडिया में फॉरेन ट्रेड में लगातार बदलाव आते रहे हैं, चेंजेस आते रहे हैं। सिंस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज़ ट्रेड पैटर्न बिगेन to transform in the view of the developmental needs। तो इन द पीरियड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो ट्रेड पैटर्न था वो डेवलपमेंटल नीड्स पे डिपेंड करता था। एंड एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द is examined in the terms of composition and direction of the India's foreign trade in the last 70 years। तो लास्ट 70 years में ये देखा गया कि इंडिया फॉरेन ट्रेड में उसमें कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट आ गया, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। और अकॉर्डिंग टू IMF ने बताया कि तो IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड ने बताया था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि टुडे इंडिया इज़ इमर्जिंग एज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो आज के टाइम पे इंडिया एक लार्जेस्ट मार्केट के रूप में है इस वर्ल्ड में, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी और एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी के रूप में है। लगातार बढ़ती हुई ये आर्थिक दशा है इंडिया की। द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज सीन ऑन द अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो इंडिया के ये ग्रोथ और एक्सपेंशन जो हुए वो वेरियस फैक्टर्स के रूप में देखे गए, जिसमें पहला आ जाता है फास्ट इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो इसमें फास्टली इंक्रीज आया प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। फिर इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड परचेजिंग पावर, तो इनकम और परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। उसके बाद तीसरा आ जाता है इसमें कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन आया इंडिया में। देन फोर्थ वन इज चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स, तो लोगों के एटीट्यूड्स चेंज हुए, सोशल एटीट्यूड में बदलाव आया। और राइजिंग एक्सपेक्टेशन, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो भावनाएं थी वो बदल गई। लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ आई और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे जो है इन फॉरेन ट्रेड में कई सारे चेंजेस देखने को मिले। In the future of may significantly improve its पोजीशन इन द ग्लोबल इकनॉमी। तो इससे इंडिया की पोजीशन ग्लोबल इकनॉमी में लगातार चेंज होती रही, इन टर्म्स ऑफ GDP हो या नेशनल इनकम के टर्म्स में हो या टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हो या बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पे हो। तो लगातार इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर होती चली गई। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया में, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया शेयर आर रिमार्केबल ट्रेड हिस्ट्री, इंडिया में एक रिमार्केबल ट्रेड हिस्ट्री है जो उसके ट्रेड से रिलेट करती है। द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मार्क्स हैवी ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द इंडियन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ऑर्डर टू डिसबर्ड ट्रेड रिलेशन ऑफ द इंडिया विद द अदर कंट्रीज़। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था वो जो है डिसबर्ड करता था ट्रेड रिलेशन को इंडिया में विद अदर कंट्रीज़ इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। ड्यू टू दिस इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू सफाइज द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एट द डॉन ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी थी कि हम कैसे जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ। इंडियन फॉरेन ट्रेड इज़ क्लासिफाइड इनटू फॉरेन पीरियड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट पीरियड्स में। अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। तो प्लानिंग पीरियड के दौरान इंडिया में फॉरेन ट्रेड कैसा था इसके बारे में जानेंगे। तो द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसने वो इस्टेब्लिश हुई थी 1951 में टू हेल्प, जो हेल्प प्रोवाइड करती थी प्लानिंग कमीशन को इन ड्राफ्टिंग एंड अप्रूविंग इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स। तो इंडिया के 5 ईयर प्लान्स को ड्राफ्ट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए, अप्रूव करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। इंडिया रिमेन्स फ्री फ्रॉम BOP, तो इंडिया जो है
फ्री फ्रॉम बीओपी था इन द पीरियड ऑफ 1951 से 1956 तक। The first 5-year economic plan was set with the aim of achieving economic development. तो फर्स्ट 5-year plan इंट्रोड्यूस किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट 5-year प्लान को लाया गया। ऑन द कंट्रेरी ड्यूरिंग सेकेंड 5-year की प्लान की बात करें तो इसमें आवर इकोनॉमिक कन्फ्रंटेड विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड प्रॉब्लम डेवलप्ड सिंस देन। एंड द थर्ड प्लान 1961 से 1965 तक जो चला था, इसमें विटनेसेस टू मिसफॉर्च्यून्स दैट इज़ द वॉर विद चाइना इन द ईयर 1962, जिसमें वॉर हुआ था चाइना के साथ में इन ईयर 1962 में, एंड विद पाकिस्तान के साथ में 1965 में, कंसिक्वेंटली लीडिंग टू मोर प्रेशर ऑन द कंट्रीज बीओपी वेयर द ट्रेड डेफिसिट फर्दर इंक्रीज। जहाँ पे बीओपी का ट्रेड डेफिसिट जो था वो लगातार इंक्रीज होता चला गया। द ईयर 1972 एंड 1973 टर्न कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जो ईयर था 1972 और 1973 वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। दिस वॉज द फेज ऑफ द फोर्थ इकोनॉमिक प्लान। ये फेज था फोर्थ इकोनॉमिक प्लान का 1969 से लेकर 1974 तक ये चला था। गैसगिल स्ट्रैटेजी इसमें आई। इंडियन इकोनॉमी ई बुक आया दैट गिव द स्पेशल फोकस ऑन द आइडियाज़ ऑफ द ग्रोथ, जिसमें जो है स्पेशल फोकस दिया गया आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टूवर्ड द सेल्फ रिलायंस को देखते हुए इसमें प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर आया फिफ्थ इकोनॉमिक प्लान फ्रॉम द 1974 टू 1979, जो 1974 से 1979 तक चला। स्ट्रेसेस ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन एंड द सेल्फ रिलायंस। तो इसका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस और पॉवर्टी पे। द पीरियड बिटवीन द 1976 टू 1977 टू 1979 टू 1980 was seen as the golden period of the इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड में जो ईयर था 1976 से लेकर 77 के बीच में और 1979 से लेकर 1980 के बीच में, उसको गोल्डन ईयर कहा जाता है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के लिए। फिर नेक्स्ट प्लान आया जो सिक्स प्लान था 1980 से 1985 तक ये चला। लॉन्च किया गया था विद द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। तो इसमें स्लोगन था गरीबी हटाओ। 5-year प्लान था ये। सम ऑफ द मेजर इश्यूज एड्रेस बाय द प्लान वेयर द एम्फेसाइजेस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी। तो इसमें फोकस किया गया रूरल एरियाज़ के सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी एंड रिडक्शन ऑफ द रिलीजन डिस्पैरिटीज़। तो इसमें रिलीजन डिस्पैरिटीज़ को हटाया गया, एलिमिनेट किया गया रूरल पॉवर्टी को और सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये एक चार्ट प्रेजेंट किया गया है जिसमें 5-year प्लान्स दिए गए हैं और ईयर दिया गया है, उनका टारगेट ग्रोथ क्या था जीडीपी परसेंटेज में वो दिया गया है और कितना टारगेट वो अचीव कर पाए थे ये इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड, थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड ऐसे ही करके 12th तक पूरे 5-year प्लान आपको दिखाए गए हैं, जिसमें ईयर उनके दिए गए हैं और जीडीपी रेट दिया गया है और उनका कितना अचीवमेंट हुआ था वो परसेंटेज में दिखाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो क्या रीसेंट ट्रेंड्स थे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड में, उनको जान लेते हैं। ऑल्दो इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ट्रेड इज़ क्वाइट लो, येट इज़ प्लेइंग एन सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड इकनॉमी। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन फॉरेन वर्ल्ड के लिए या वर्ल्ड ट्रेड के लिए अगर हम माने तो बहुत लो रहा है इन द पीरियड ऑफ पास्ट टाइम। वी आर इमर्जिंग
as the nation with the great potential. The nature of the India's foreign trade has changed over the years. तो nature of India's foreign trade लगातार change होता रहा है. There are numerous reasons for this sharp rise in the overseas trade. तो जो शार्प ग्रोथ हुई है या रैपिडली ग्रोथ हुई है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के लिए, तो उसके लिए कई सारे रीजंस हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि मोमेंटम पिक्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. तो क्या मोमेंटम पिक किया गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के द्वारा, क्या लिबरल पॉलिसीज़ लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, और कैसे डाइवर्सिफिकेशन आया, बदलाव आया मार्केट में. तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के ग्रो करने के और उसके शार्पली रैपिड ग्रोथ के लिए. तो ये एक ग्राफ के तौर पे दिखाया गया है इंडियाज़ मर्चेंटाइज ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2011-2019. तो 2011 से लेकर 2019 के बीच में क्या इंडियाज़ मर्चेंटाइज ट्रेड हुआ है उसके बारे में ये दिखाया गया है, और इसमें US बिलियन डॉलर के तौर पे ये डेटास दिखाए गए हैं. अब ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड में कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट किया गया है और किस ईयर में किया गया है, फिर कौन सी चीज़ों का इंपोर्ट किया गया है और किस ईयर में किया गया है, और ट्रेड बैलेंस उनका कितना आया है, ये प्रेजेंट किया गया है. देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो क्या मेजर आइटम्स रहे हैं एक्सपोर्ट्स के बारे में, उनके बारे में जानेंगे. तो कौन कौन से आइटम्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इसमें आ जाता है इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता है इंडिया. फिर आ जाता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़. तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है. मेजर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इसमें आ जाते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स आ जाते हैं, रॉ कॉटन्स आ जाते हैं, फूड ग्रेन्स आ जाते हैं, जूट आ जाता है, और मैन्युफैक्चरर टी, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा. तो ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इंडिया मेजर तौर पे एक्सपोर्ट करता है. तो ये सारे मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट आ जाते हैं इंडिया में. ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट को. तो इसमें 66.80% आ जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को. फिर आ जाते हैं पर्ल एंड प्रेशियस स्टोन्स आ जाते हैं इसमें, ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल्स आ जाते हैं, गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल ज्वेलरीज आ जाती हैं, और आयरन एंड स्टील्स आ जाता है. तो ये कुछ मेजर आइटम्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उसको चार्ट के रूप में इसमें दिखाया गया है. दिस चार्ट ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेजर आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट्स की बात करेंगे. तो मेजर आइटम्स क्या रहे हैं जो इंडिया इम्पोर्ट करता है. The structure of the India's import has also undergone changes. We have also seen the extreme fluctuation. तो इसमें जो है extreme fluctuation देखा जाता है जो items इंडिया import करता है. There have several products in the import list of the India, but petroleum remained the dominant as the key import item of the Indian trade. तो इंडियन ट्रेड में पेट्रोलियम जो होता है वो एक तरह से की डोमिनेंट आइटम आ जाता है इंपोर्ट की लिस्ट में. कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें इंडियाज़ इंपोर्ट बास्केट कंप्राइजेज द क्रूड पेट्रोलियम, नॉन मेटेलिक केमिकल्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. तो ये जो हैं हाईएस्ट आइटम्स आ जाते हैं जो इंडियन मेजर आइटम्स हैं इंपोर्ट के लिए. तो इंडियाज़ इंपोर्ट ट्रेड अगर इंक्लूड करता है तो उसमें केमिकल्स आ जाते हैं, नॉन मेटेलिक आइटम्स आ जाते हैं, पेट्रोलियम एंड क्रूड आ जाता है,
और मशीनरी आ जाती है और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स जो है आ जाते हैं। तो ये जो है मेजर आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट हैं इंडिया के लिए। इसमें जो है पाई चार्ट के रूप में इसको दिखाया गया है इंडियाज इम्पोर्ट कंपोजिशन, जिसमें पेट्रोलियम एंड क्रूड सबसे हाईएस्ट पे आ जाते हैं। फिर है गोल्ड, पर्ल्स एंड स्टोन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एंड कोक एंड अदर आइटम्स। Now we will discuss about Unit 3, that is based on free trade versus protective trade policy. Free trade is the simpler of the two theories, a laissez-faire approach with no restrictions on trade. The main idea is that supply and demand factors operating on a global scale will ensure that production happens efficiently. Therefore, nothing needs to be done to protect or promote trade and growth because market factors will do so automatically. This approach is based on the argument that more trade makes us wealthier and is therefore a good thing. So from this we are able to know that free trade वो ट्रेड होता है जहाँ पे कोई भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप ट्रेड करते हो किसी और कंट्री के साथ। इसमें आप गुड्स को बहुत ही बेटर वे में बहुत एफिशिएंटली आप प्रोड्यूस कर सकते हो और उनका ट्रेड कर सकते हो। फ्री ट्रेड के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। फ्री ट्रेड इंक्रीजेज द साइज ऑफ इकोनॉमी। इट मीन्स जब फ्री ट्रेड हम करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बढ़ती है। हम गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ही एफिशिएंट वे में बहुत ज़्यादा बेटर वे में कर पाते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हायर वेजेस देता है लॉन्ग टर्म के लिए। फ्री ट्रेड इज़ गुड फॉर कंज्यूमर। फ्री ट्रेड कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा है। इट रिड्यूसेस प्राइस ऑफ एलिमिनेटिंग टेरिफ्स एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। एज वी ऑल नो फ्रॉम द नेम, हम इसके नेम से ही जान रहे हैं कि इसका नाम है फ्री ट्रेड। इसमें कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ या टेरिफ या कुछ भी बैरियर्स नहीं होंगे। इसी वजह से इनका जो प्राइस होता है वो कम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंज्यूमर्स के लिए। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। देन आता है रिड्यूसिंग नॉन टेरिफ बैरियर्स। कुछ भी बैरियर्स नहीं होते हैं इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज के। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। If different countries worked in isolation, the new technology developed in one country would remain confined locally. अगर एक कंट्री कोई भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती है, डेवलप करती है, तो वो उसी कंट्री के अंदर सिमट के रह जाती है। लेकिन जब आप फ्री ट्रेड कर रहे होते हो, कोई भी आपके रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री भी जो होती है वो उसे अडॉप्ट कर पाती है। Promotes competition and prevent monopoly. The case for free trade also rests on the fact that it promotes competition and prevents the emergence of monopolies in the domestic economy. ये फ्री ट्रेड कंपटीशन को बढ़ाता है और जो मोनोपोली जो डोमेस्टिक मार्केट्स होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। पॉलिटिकल गेन्स फ्रॉम फ्री ट्रेड, ये भी इसका एक आर्गुमेंट है। देन आते हैं हम फीचर्स ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड ऑफ गुड विदाउट टैक्सेस और ट्रेड बैरियर। हम ट्रेड का गुड्स का ट्रेड करते हैं विदाउट टैक्सेस और ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड इन सर्विसेज विदाउट टैक्सेस और ट्रेड बैरियर्स। सर्विसेज का हम ट्रेड करते हैं विदाउट टैक्सेस एंड ट्रेड बैरियर्स। Unregulated access to market. Unregulated access to market information. Trade agreement which encourage free trade. Then आता है हमारा प्रोटेक्टिव ट्रेड। हम इसके नेम से ही जान रहे हैं कि वो ट्रेड जिसे हम प्रोटेक्ट कर सकें। इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन को मेंटेन कर सकें, उसे कोई हार्म ना हो सके। हर एक कंट्री को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और उसे ही हम प्रोटेक्टिव ट्रेड कहते हैं। देन हमारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा है नेशनलिज्म। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉर प्रोटेक्शन हैज़ बीन दैट nationalistic feeling or patriotism requires that people of a country should buy products of their domestic industries rather than
foreign products. In India, recent campaign of Swadeshi appeals to the patriotic feeling of India people that we should protect our indigenous industries and impose barriers on import of foreign goods and services. So by this we mean that जो हमारा पहला आर्गुमेंट है प्रोटेक्शन का वो है नेशनलिज्म. हमारे अंदर ये नेशनलिस्टिक फीलिंग होनी चाहिए कि हमें वही गुड को ख़रीदना चाहिए जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री यानी कि हमारी खुद की कंट्री प्रोड्यूस कर रही हो. आज के टाइम पे इंडिया में एक कंपांग चला है स्वदेशी का जो कि एक पैट्रियोटिक फीलिंग देता है कि इंडियंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी इंडिजिनस मार्केट को यानी कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स को कि उन पे कोई भी बैरियर्स ना लग सकें और फॉरेन मार्केट्स आके हमारी डोमेस्टिक मार्केट पे कंट्रोल ना बना सकें अपना. देन सेकंड आर्गुमेंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट आर्गुमेंट. अगर हम प्रोडक्ट्स को बाहर से मंगाते हैं तो उससे क्या होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो कम हो जाता है. और अगर उसी के बजाय हम अपनी खुद की कंट्री में उस गुड को प्रोड्यूस कर लें तो उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज़ होता है. देन इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट. प्रोटेक्शन कैन ऑल्सो हेल्प इन बिल्ड अप न्यू इंडस्ट्रीज. प्रोटेक्शन से ये एक फ़ायदा होता है कि हाँ नई इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बनती हैं. In sectors with high startup cost, new firms might find it difficult to compete if there is not support from government in the form of tariff or subsidies. Once they become competitive, such barriers can be removed. इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज़ में जब कुछ नई इंडस्ट्रीज़ लॉन्च होती हैं तो उनका स्टार्टअप ओवरऑल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो जब तक उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट से उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपनी जगह बना सकें. तो कुछ टैरिफ या सब्सिडीज़ के फॉर्म में गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है और जब वो एक लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जब वो फेस करने लगते हैं तो वो बैरियर्स रिमूव कर दिए जाते हैं. देन आता है आपका एंटी डंपिंग आर्गुमेंट. द अदर इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट फॉर प्रोटेक्शन इज दैट फॉरेन प्रोड्यूसर्स compete unfairly by dumping the goods in another country. Dumping is a form of price discrimination when producers of a country sell goods in another country at lower prices than those charged at home. It means that जो countries जो बाहर से जो countries आती हैं अपनी खुद की country में वो क्या करती हैं जो हमारे यहाँ के जो goods हैं उन्हें dump कर देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्रीम बना रहे हो और वही एक फॉरेन मार्केट आके उस क्रीम को सेल कर रही है विद बेटर क्वालिटी और बेटर एफिशिएंसी तो उससे आपका जो डोमेस्टिक क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो डंप हो जाता है. देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन टैरिफ. देन हम आते हैं टैरिफ पे. टैरिफ आर एक्साइज ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. The objective of imposing tariff may be either raising revenue for the government or providing protection to the domestic industries. Tariffs के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन्हें उन्हीं के फॉर्म में यूज़ करते हैं. टैरिफ या तो तब लगाया जाता है जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न करना होता है पब्लिक से या फिर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ का यूज़ करते हैं. देन टाइप ऑफ टैरिफ आता है. 2 टाइप्स होते हैं टैरिफ के. एक रेवेन्यू टैरिफ होता है. रेवेन्यू टैरिफ उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है जो कि हम बाहर से प्रोड्यूस करते हैं यानी कि बाहर से जब हम ख़रीदते हैं तो उन पे आपका रेवेन्यू टैरिफ लगता है और जो रेट ऑफ रेवेन्यू होता है वो इन पे स्मॉल होता है. देन आपका प्रोटेक्टिव टैरिफ आता है. इस पे ये उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जो कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं और रेट ऑफ जो इनका होता है टैरिफ का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू टैरिफ. देन इम्पोर्ट कोटाज आता है. इम्पोर्ट कोटाज आर अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक फॉर फ्री ट्रेड. इम्पोर्ट कोटाज आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है. refers to the maximum quantities of goods which may be permitted to be imported during any period of time. They are also referred to as quantities restriction on import. Like हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप उन्हें परचेज़ कर सकते हो या फिर उन्हें सेल कर सकते हो तो उस पर आपका इम्पोर्ट कोटाज लग जाता है. इट इज़ एन मोर इफेक्टिव मैथड ऑफ रिड्यूसिंग ट्रेड देन टैरिफ. और ये आपका ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हो
ट्रेड को एज कम्पेयर टू टेरिफ। देन आपका आता है अनदर टॉपिक ECGC। फुल फॉर्म होता है ECGC का द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इंडिया में ये इस्टेब्लिश हुआ 30 जुलाई 1957 में, और ये आपका बना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका हेडक्वार्टर है आपका बॉम्बे और महाराष्ट्र में। ECGC इज़ होलली ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और ये इंडियन गवर्नमेंट ही इसे कंट्रोल करती है। इट वॉज इस्टेब्लिश विद द एम टू प्रमोट एक्सपोर्ट बाय ऑफरिंग क्रेडिट रिस्क। इसका एम ये है कि ये प्रमोट करता है एक्सपोर्ट करना, लाइक कंट्री को ये ऑफर देता है कि आप एक्सपोर्ट करिए अपने प्रोडक्ट्स को, और वो उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लाइक लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ECGC is essentially an organization that promotes export of the country, seeking to enhance the competitiveness of Indian exporters. Meaning, ECGC is an export promotion enterprise that seeks to enhance the competitiveness of the Indian exporters. ECGC is responsible for offering the Indian exporters credit insurance covers, thus promoting export of the country. ECGC रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, जो कि वो क्रेडिट इंश्योरेंस को कवर करता है, प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को कंट्री में। मैनेज करा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, जिसमें आपके गवर्नमेंट आते हैं, RBI आती है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, एक्सपोर्टिंग कम्युनिटीज़ आती हैं आपकी। ECGC आपका 5th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट। Then functions of ECGC provides merit credit risk insurance। आपको ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। covers to exporters against loss in export to good, loan, land और services। मतलब आपको अगर घाटा होता है आपकी लैंड में, या फिर आप जो भी गुड्स और सर्विसेज आप ने एक्सपोर्ट करें, तो उसमें ये आपको लोन प्रोवाइड करता है। ऑफरिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, देन आपको क्रेडिट इंश्योरेंस भी ये ऑफर करता है। कवर्स टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इनेबल एक्सपोर्टर्स टू ऑब्टेन बेटर फैसिलिटीज़ फ्रॉम देम। आपको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। हाउ ECGC हेल्प एक्सपोर्टर्स, देन एक क्वेश्चन अराइज होता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ECGC एक्सपोर्टर्स को कैसे हेल्प करता है। इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एक्सपोर्टर इन इंडिया बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द पेमेंट ड्यू फ्रॉम द अदर नेशंस, ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नॉन पेमेंट बाय एनी इम्पोर्टर। लाइक ECGC जो है उस एक स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को इंडिया में, मिनिमाइज़ कर देता है उनका रिस्क, यानी कि उनके रिस्क को कम करके ये हेल्प करता है एक्सपोर्टर्स को। ऑफ़र करता है एक तरीके का प्रोटेक्शन, जो कि उन्हें नॉन पेमेंट बाय एनी इम्पोर्टर, यानी कि कोई भी अगर इम्पोर्ट करता है गुड को, तो उनसे ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। देन इसी तरीके से पॉइंट्स हैं। देन आता है आपका लिमिटेशन, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ओवरसीज, लाइक ओवरसीज का एक फेलियर बनता है। बायर टू ऑब्टेन द इम्पोर्ट ऑथराइजेशन और एक्सचेंज लॉस ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएशन। बहुत ज़्यादा हमें लॉस हो जाता है अगर हमारा रेट में फ्लैक्चुएट अगर हमारा होने लगता है। एनी लॉस विच अराइजेज ड्यू टू क्वालिटी इशू, और अगर क्वालिटी में कोई इशू आता है, अगर आपकी बैड क्वालिटी ऑफ अगर गुड अगर आप एक्सपोर्ट करो, तो उससे भी हमें लॉस हो जाता है। अ डिफ़ॉल्ट ऑफ द एक्सपोर्टर और हिज एजेंट, कभी कभी एजेंट जो होता है वो हमें मतलब जब धोखा दे दे तो भी हमें लॉस होता है। रिस्क विच आर इनहेरिटेंट इन द नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स, या फिर कभी कभी ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं उनकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट है स्पेशल पॉलिसीज़ ECGC ऑफर्स। कौन कौन सी पॉलिसीज़ ये ऑफ़र करता है? एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, पैकिंग क्रेडिट गारंटी, ट्रांसफ़र गारंटी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी। देन आता है EPZ, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। EPZ का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं आर ट्राइंग टू
transform their economies by integrating themselves into the global supply chain. This means moving away from an import centric economy to one based on export. Like जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं वो EPZ का यूज़ करती हैं कि वो अपनी कंट्रीज को कैसे इंटीग्रेट कर सकें एक ग्लोबल लेवल पे. वन टूल विच इज़ यूज बाय मैनी नेशन इज़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. बहुत सारी नेशंस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का यूज़ करते हैं. These are selected areas in a country that are designed to do the following. और बहुत सारी कंट्रीज़ ये कुछ रीजंस की वजह से करते हैं. अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट जॉब्स, कि हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें जिससे उनका जॉब क्रिएशन बढ़े. एक्सपैंड करता है इंडस्ट्रियल बेस को, इंट्रोड्यूस करता है टेक्नोलॉजी को, क्रिएट बैकवर्ड लिंकेजेस बिटवीन द जोन्स एंड द डोमेस्टिक इकोनॉमी. EPZ will have some resources that can attract investment such as natural resources, cheap skilled labor. EPZ जो है आपका, ये बहुत सारे रिसोर्सेज जो है उन्हें अट्रैक्ट करता है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके चीप स्किल्ड लेबर्स हैं उन्हें. EPZ has been used by developing nations since 1930s to encourage foreign investment. EPZ आपका डेवलपिंग नेशंस ही यूज़ करते हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें. देन एडवांटेजेस आते हैं इसके. जॉब क्रिएशन, जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है आपका जॉब क्रिएशन का, कि इससे हमारा जॉब क्रिएशन बढ़ता है. FDI टू द होस्ट कंट्री, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द. FDI का फुल फॉर्म है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सको फॉरेन में. The introduction of technology into the country generating backward linkages from the EPZ to the domestic economy. एक इंट्रोडक्शन होता है न्यू टेक्नोलॉजी का हमारी कंट्री में. देन ऑब्जेक्टिव्स हैं EPZ के, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग. एक्सपोर्ट अर्निंग को इंक्रीज करता है, इनकरेज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इनकरेज करता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोवाइड करता है इम्प्रूव्ड एंड सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को. EPZ in India were entirely devoid of all kinds of duties and taxes, therefore to introduce the privilege of tax holidays to encourage 100% FDI in these zones. Then EPZ in India was established at different points of times in different states. अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग EPZ जोन है. जैसे कि कांडला EPZ जो है आपका 1965 में बना, मद्रास EPZ 1986 में बना, कोचिन EPZ 1984 में बना, फाल्ता EPZ 1984 में बना और नोएडा EPZ आपका 1985 में बना. कुछ फैसिलिटीज़ हैं EPZ की. EPZ avail incentives in the form of duty free import of capital goods. Like ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप कैसे अपने गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. रॉ मटेरियल्स को कैसे आप इम्पोर्ट कर सकते हैं. सिंगल विंडो क्लियरेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस एग्जेप्शन, exemption from payment of custom duties, foreign equity up to 100% is permissible to EPZ units. Then इसको हम 3 टायर सिस्टम भी कहते हैं. 3 टायर सिस्टम, टायर 1 है आपका जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखता है. इसमें आपकी ड्राफ्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी की जो पॉलिसीज़ को हम कैसे लागू करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो आपका टायर 1 में आता है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखता है. टायर 2 आपका बोर्ड ऑफ अप्रूवल, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ हम लागू करना चाहते हैं तो वो पहले कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि उन्हें अप्रूव करते हैं, तभी आप उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. And they are responsible for releasing for proposal for opening up new enterprise in the new zone. और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए. टायर 3 आपका डेवलपमेंट कमिश्नर देखता है और जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है EPZ का. एंड विद पावर ऑफ डे टू डे फंक्शंस, जो भी डे टू डे फंक्शंस होते हैं जोन के, वो सब आपका टायर 3 यानी कि डेवलपमेंट कमिश्नर देखते हैं. देन हमारी यूनिट 4 आती है, that is related to World Bank, WTO, IMF and all. So starting from World Bank आपका एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको लोन्स प्रोवाइड करता है. इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है.
प्रेसिडेंट जो हैं आपके वर्ल्ड बैंक के वो डेविड मालपास हैं, और ये बना कब? जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड न्यू हेमिस्फीयर यूनाइटेड स्टेट एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपका वर्ल्ड बैंक बना। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। लाइक हम कैसे पूरी दुनिया में गरीबी को मिटा सकें, उसके लिए आपका वर्ल्ड बैंक काम करता है। सब्सिडरीज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसको किसने फाउंड करा? जॉन मिनार्ड केन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट ने इसके फाउंडर्स हैं ये। मिशन है इसका टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअरेस्ट 40% ऑफ पीपल इन एवरी कंट्री। इसका मिशन ये है कि हम कैसे इनकम लेवल को जनरेट करें 40% ऑफ एवरी कंट्री। लाइक हर एक कंट्री में 40% ऑफ इनकम तो होनी ही होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव है कि हम इसमें लोन प्रोवाइड करते हैं उन कंट्रीज़ को जो कि वार से पीड़ित होती हैं, जो कि वॉर डिवास्टेड कंट्रीज़ होती हैं उन्हें। रिसर्च ऑफ डेवलपिंग नेशंस, हम डेवलपिंग नेशंस को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक आपका 5 बैंक से बना है, 5 ग्रुप ऑफ बैंक से बना है, जिसमें IBRD आता है, IDA, IFC, MIGA, ICSID आता है। IBRD आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। IBRD the International Bank for Reconstruction and Development, IDA the International Development Association, IFC the International Finance Corporation, MIGA the Multilateral Investment Guarantee Agency, ICSID the International Center for Settlement of Investment Disputes. Then functions of World Bank, ओवरकमिंग पॉवर्टी, लाइक हम कैसे पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, इसका ये मेन फंक्शन होता है। सपोर्ट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो भी हमारे कंट्रीज़ को हार्म होता है उससे भी ये हमें हेल्प करता है। देन हमारा आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस्टेब्लिश हुआ है 1944 में इन द आफ्टरमाथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड हमारा चल रहा था 1930 में, उसके बाद आपका IMF बना। मेंबर्स इसमें 190 कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर्स हैं IMF की। इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। दिसंबर 27, 1945 में इंडिया जो है वो मेंबर बना IMF का। इंडिया जो है फाउंडर मेंबर है IMF का। और जो इंडिया का करंट कोटा है IMF में वो है 5821.5 मिलियन, एंड इट इज़ द 13th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री एट IMF। हेड ऑफ IMF गीता गोपीनाथ। Then objectives of IMF: Global Monetary Corporation, secure financial stability, facilitate international trade, reduce poverty. Then functions: surveillance, financial assistance, technical assistance. Then coming to the next topic, WTO, World Trade Organization. It deals with the rules of trade between nations. Like जो भी rules and regulations होते हैं countries के बीच में, वो आपका WTO देखता है। 164 मेंबर्स हैं इसके। 29 जुलाई 2016 से इस्टेब्लिश हुआ 1 जन 1995 में, और गैट की जगह पे आपका WTO आया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके: टू सेट एंड इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, to increase the transparency of decision making, free trade. Functions: to ensure that trade flows smoothly, predictably and freely as possible, कि कैसे हम ट्रेड को कितना स्मूथली फ्लो हो सकता है कंट्रीज़ के बीच में, वो WTO देखता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट, कैसे नेशंस WTO के एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। प्रोवाइडिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, और कैसे ट्रेड नेगोशिएशंस को अपना एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो भी WTO देखता है आपका। थैंक यू। ये मैराथन सीरीज़ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की यहीं पे एंड होती है।